अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खावर और मेन स्ट्रीम मीडिया के बाद हम देखते हैं कि जो नबीहा सोशल मीडिया पर ट्विटर है वहां पर लोग सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। पॉलिटिशियंस हो, सेलिब्रिटीज हो, क्रिकेटर्स हो, और एक बड़ा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म माना जाता है खबरों की ऑथेंटिसिटी को लेकर। और सबसे पहले इसीलिए हम बात करेंगे आज ट्विटर की, जिसने अपने प्लेटफॉर्म पर नशर होने वाले नफरत अंगेज मवाद पर नजर रखने वाली टीम में कमी की है और मजीद कई ऐसे अफराद हैं जिनको बरतरफ कर दिया गया है। और इससे पहले हम ये देखने में आया था कि दुनिया के जो अमीर तरीन शख्स हैं एलन मस्क, उन्होंने ट्विटर खरीदने के बाद नवंबर में तकरीबन 3700 मुलाजमीन को निकाला था, जबकि सैकड़ों की तादाद में मजीद जो अफराद थे वो मुस्ताफी हो गए। पहले ही इतने लोगों को निकाल चुके हैं। ट्विटर का जो पूरा मामला है वो काफी से पहले भी कंट्रोवर्शियल हुआ। फिर एलन मस्क भी किसी ना किसी तरीके से वो खबरों में उनकी चर्चा में ही रहते हैं। और जो रिपोर्ट सब सामने आ रही है, रिपोर्ट के मुताबिक जो गलत मालूमात और आलमी सतह पर होने वाली अपीलों पर ट्विटर पर मौजूद सरकारी मीडिया के खासकर अकाउंट्स है, उससे मुतल्लिक पॉलिसी पर काम करने वाली टीम्स में से भी अनवार कई अफराद को नौकरी से निकाला गया। और ट्विटर की नायब सदर बराए ट्रस्ट एंड सेफ्टी एला एरोन ने गैर मुल्की खबर इस इदारे से गुफ्तगू की और उन्होंने तस्दीक की है ये पूरी इतलात की जितने अफराद को निकाला गया है, खासकर उनके डिपार्टमेंट में से जिन अफराद को निकाला गया है, तो इस हवाले से वो एग्री की है। और उन्होंने कहा है कि जो तफसीलात हैं वो शेयर नहीं कर सकती हैं। और उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट एंड सेफ्टी के डिपार्टमेंट में हजारों की तादाद में बहरहाल जो लोग हैं उनको निकाला गया है और इन मुलाजमीन को हटाया नहीं गया जो ये काम रोजाना की बुनियाद पर करते हैं, क्योंकि गुज़श्ता माह कंपनी पर एक केस भी दायर किया गया था जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो मुलाजमीन वहां पर मौजूद हैं जिनको बरतरफ किया गया है, जो खवातीन मुलाजमीन वहां पर मौजूद थी, उन्हें गैर मुतनासिब तौर पर निशाना बनाया गया है। चंद रोज कबल ट्विटर ने सियासी इश्तिहारात पर भी पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था और ये कहा था कि वो प्लेटफॉर्म पर सियासी इश्तिहारात को जगह दी जाएगी। ट्विटर की जान सामने आया जिसमें कहा गया कि ऐसे इश्तिहारात शाया किए जाएंगे जो कि अहम मौज़ूआत पर अवामी मुबाहिसे के लिए हों। बिल्कुल, और ये तो ट्विटर के हवाले से अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में ऑन टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान में माशी अदम इस्तेहकाम में बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब का बड़ा ऐलान। अफगानिस्तान से ताल्लुकात पर इमरान खान का बड़ा बयान। पंजाब असेंबली फिर हंगामे की नजर। अदालती कार्रवाई आज होगी। ट्रैफिक वार्डन बना मास्टर लाहौर। दिल के हाथों दिल की बीमारियां पाकिस्तान का 30वां नंबर। मुल्तान की मोटरसाइकिल मैकेनिक लड़की माहीन ने किया सबको हैरान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात करते हैं मुल्की जो सियासी मंजरनामा है, मुल्की जो मुआशी मंजरनामा है। और मईशत की जंग इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी है कि हर घर को अपनी लपेट में ले रखा है। सियासत की बड़ी लड़ाई पंजाब असेंबली में जारी है। यूं इन दोनों ने पूरे मुल्क की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा रखी है। इमरान खान तकरीबन अनवार रोजाना मीडिया पर आते हैं, कोई स्टेटमेंट अपनी देते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कोई ना कोई ऐलान करते हैं, कोई ना कोई खबर ऐसी देते हैं, कोई ना कोई बात ऐसी कर जाते हैं जो फिर शाम के जो सियासी प्रोग्राम्स हैं और हमारे प्रोग्राम के हवाले से भी काफी कंटेंट बन जाता है, मौजूए बहस आ जाते हैं। तो जो हालिया खान साहब ने एक सेमिनार से खिताब किया और उसमें भी बहुत कुछ उन्होंने कहा, खासकर जो मुल्क की बढ़ती हुई दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं और हुकूमत की जो अदम तवज्जो है, एक मरतबा फिर से उन्होंने उन पर तनकीद की है। बिल्कुल, और खान साहब ये कह रहे हैं कि जो सरहदों का कंट्रोल है वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर अफगान हुकूमत पाकिस्तान से ताउन बंद कर देती है तो फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है वो ये देखने में आ रहा है कि बढ़ती जाएगी। और खान साहब ने एक दो नासमझ अफराद की बातें भी की और ये भी कहा कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को सबसे पहले अफगानिस्तान जाना चाहिए था। खान साहब के इस बयान पर भी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो पंजाब असेंबली की कहानी है वो काफी तूल पकड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस तमाम तर मामले में जो गवर्नर पंजाब है, वफाकी वजीर दाखिला हैं, वो तो ये कह चुके हैं कि परवेज इलाही वजीर आला पंजाब नहीं रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पहले परवेज इलाही अपने बयानात के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्लास लेते नजर आते थे और अब की बार हम देख रहे हैं कि ये मौका खान साहब के पास आया, क्योंकि कुछ ऐसे स्कैंडल सामने आ रहे हैं कि परवेज इलाही पर अरबों रुपए करप्शन की बातें हो रही हैं। बड़ी कंफ्यूजन से क्रिएट हो रही है। अगर खान साहब का और परवेज इलाही का इस वक्त ताल्लुक देखा जाए
तो जो कभी परवेज इलाही खान साहब के जो बयानात हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, उसके एंटी, खासकर जो इदारों के हवाले से मामला है उसके एंटी जाते हुए दिखाई देते हैं, फिर अगले रोज कुछ और स्टेटमेंट आ जाती है। अब की बारी मौका खान साहब को जैसा कि अनवाने का मिल चुका है। तो इमरान खान ने करप्शन इल्जामात पर परवेज इलाही पर इजहार अदम एतमाद किया और कहा कि परवेज इलाही अरबों के करप्शन के इल्जामात के बाद उनकी जो मकबूलियत है वो मुतासिर हो रही है और पंजाब में मखलूत हुकूमत के खिलाफ ऐसे जो इल्जामात हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि खान साहब का जो बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वैसे ही चोर डाकू लुटेरे उन्होंने वी ऑल नो कि उन्होंने अपनाया हुआ है और उसके ऊपर खास उन्होंने पॉपुलैरिटी जो है वो भी हासिल की है। बस फिर क्या, परवेज इलाही फौरी तौर पर जमान पाक खान साहब से मिलने के लिए पहुंच गए और अपनी उन्होंने भरपूर मदद का यकीन भी दिलवाया। कल खबरों में भी हम सारा दिन फुटेजेस वगैरह देखते रहे जो गर्मा गर्म मुलाकात हुई है। कल का दिन भी हमने देखा कि असेंबली में गर्मा गर्मी पर जो इख्तिताम हुआ है असेंबली का जो इजलास था, और आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, 11 जनवरी है, सबने अदालत जाना है और 11 बजे असेंबली का इजलास भी शुरू होना है। राना सनाउल्लाह पंजाब में गवर्नर राज देख रहे हैं और इस दौरान सलमान शहबाज अपने वजीर आजम वालिद गिरामी का पैगाम लेकर जहांगीर तरीन से मिलने पहुंचे हैं और फूलों और मुस्कुराहटों का वहां पर तबादला। इस तमाम तर सूरत हाल पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कप्तान ये कह रहे हैं कि अगर अफगान हुकूमत पाकिस्तान से ताउन बंद कर देती है तो फिर जंग जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। आप समझते हैं कि तालिबान पाकिस्तान से ताउन बंद करने की पोजीशन पर हैं? और दूसरा साथ ये भी बताएं कि हमारे जो अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं इनमें दरार क्यों पैदा हो रही है? देखिए, ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो उनसे तो कोई बैद नहीं है कि वो अपने बयान से मुनहरिफ हो जाए और एक बिल्कुल नया बयानिया ले आए। लेकिन जो इस वक्त जो बात कर रहे हैं मैं उससे 100% मुतफिक हूँ। देखिए, क्राइसिस ये है कि जो अफगानिस्तान वाहिद मुल्क है जिससे हमारे तल्लुकात जो हैं नेबरिंग कंट्रीज में ना सिर्फ ये है कि वो ना कशीदा है और ना ही कोई बहुत बड़े दोस्ताना है जी। अमलन हमें उस मुल्क के अंदर जो मुझे जो लगता ये है, और मैं उसमें खौफजदा, मैंने पिछला कॉलम भी लिखा है, हालांकि उसकी बड़ी काट छांट करके लगाया गया कॉलम को, उसका असल जो मेरा माफी ज़मीर है उस तरीके से सामने नहीं आया। कॉलम के अंदर मैंने यही लिखा है कि ये जुर्रत ये ना करें आप इसके हुए वाकयात। ये हमें खास तरीके से अफगानिस्तान के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है। अमेरिकन इंटरेस्ट ये है कि वो कोई टारगेट दे दें और कह दें कि आप अंदर एक कार्रवाई करें। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान थे हमारे वज़रा को, वफाकी वज़रा के, कि जी अगर वहां से तालिबान उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो हम लेंगे। ये बहुत ही ज्यादती वाले बयान हैं। हर चीज का हल ये नहीं हम नहीं करेंगे और फिर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। ठीक, अगर आप अपने मुल्क के अंदर दहशत गर्दों को 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, उनका काला कमा नहीं कर सकते, और आपको 3-3, 4-4, 5-5 साल की लंबी जंगें लड़नी पड़ती हैं, और ठीक है उसकी बड़ा हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन जंगों के बाद एंड रिजल्ट में एक वक्त आया था कि हमने जो खत्म करा दिया था। लेकिन उसकी वजह ये भी थी कि तालिबान जो थे हमारे साथ ताउन कर रहे थे। तो एक चीज होती है तदबीर, एक होती है फहम और एक होती है फरासत। नियाज़ी साहब, पाकिस्तान ने नेलिस ममालिक को इनखला में सहूलतकारी फराहम की और फिर अफगान तालिबान को आगाज में भरपूर ताउन फराहम किया, और फिर हमने देखा कि दोहा मुज़ाकरात में तालिबान और अमरीका के दरमियान जो सहूलतकारी करते हुए फायदे की जो शराइत पेश की, या फिर आप समझते हैं कि बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना का किरदार अदा किया? मेरा ख्याल है कि आज से को 5-6 साल पहले, 6-7 साल पहले में पाकिस्तान उसके अंदर बड़ा उसका वाइटल रोल था, और अमेरिकन के पास कोई सूरत हाल नहीं थी, क्योंकि अफगान तालिबान जो है वो या उनके जो ऑपरेशंस थे या उनकी जो पनाहगाहें थी वो ईरान में थी या पाकिस्तान में थी। अच्छा, ईरान की तरफ तो देखते नहीं थे। मुझे नहीं पता क्या समझ आती कि ईरान के अंदर जो पनाहगाह गुलबदीन हिकमत थ्रू एंड थ्रू ईरान में रहे, उसामा बिन लादेन की सारी फैमिली ईरान में थी। तो ईरान के उनका क्यों उन्होंने उसके लिए सरफ नजर किया हुआ था, और पाकिस्तान के अंदर क्यों होता था कि डू वॉर? हमने क्या नहीं किया उनके लिए। हमारे मुल्क का बाजा बच गया ना, हमने 9/11 में कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व था ना, हमारा कोई लेना ना देना। एक इसके अलावा क्या कसूर था कि
अफगानिस्तान हमारा नेबर है। वो जोग्राफिया जिसके ऊपर हम एक अरसे से इतराते फिर रहे थे जब से पाकिस्तान वजूद में आया कि हम बड़े वाइटल पोजीशन में है और दुनिया में हमारी जोग्राफिया को नजरअंदाज करना मुश्किल है। वो जोग्राफिया हमारे लिए सुहाने रूह बन गया है। वो जोग्राफिया जो है हमारी मुसीबत का जान के लाले पड़े हुए हैं कि अमेरिका को यह खतरा है कि चाइना या रूस गवादर तक या हॉट वाटर तक या डीप सी वाटर तक पहुंच गया पाकिस्तान के रास्ते, तो फिर मेरा क्या बनेगा? क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर, बहरीन के अंदर अमेरिका की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। 60% 65% अमेरिका के पास खुशकी की फौज है ही नहीं। उसके बाद 100% मैरीन फौज है, सारी समुद्री फौजें हैं। उनके बाद 1000 से ज्यादा बैरी बेड़े होंगे जो बहुत बड़े बेड़े जहां पे जहाज उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं और जो न्यूक्लियर वेपन से इक्विप्ड है। अब अगर यहां से चाइना आ जाए, एक तो ये है कि उसको चाइना 13-14 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट करे चाइना के अंदर, और वो जाहिर सारा बहरे हिंद से जाता है, जहां पे इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, अमेरिका ने 1995 से क्वाड बना रखा है। और क्वाड जो है पहले तो था जी कि कॉमनो मान कैंप करने बहरीन में, अब वो कहते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है। इंडिया और अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा जो दिफाई वायदे हैं अमेरिका के, इंडिया के साथ है। वो किस लिए है? वो चाइना रूस से नहीं है। और पाकिस्तान में जो है वो कहते हैं हाथियों की लड़ाई के अंदर। अफीसर, पंजाब असेंबली की अगर सिचुएशन की बात, आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, अदालत में समाअत भी होनी है। इस हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं? आज एतमाद का वोट हो सकेगा? मुस्लिम लीग नून आपको ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, आप क्या देख रहे हैं आज? बच्चे मेरे नजदीक तो मैं तो तीसरे चौथे दिन है, आप मेरे देख लें जियो के प्रोग्राम में, कल भी था और आज भी था और उससे पहले सैटरडे को भी। और जब से ये गेम शुरू है, मैं तो इस बारे में हो सकता है मैं 100% गलत हूं, लेकिन अमूमन मेरे जायचे इस तरह के सियासी जायचे गलत नहीं होते कि परवेज इलाही वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जी, ये इनकी मिली भगत है, गठजोड़ है, ये सारा जो कुछ हो रहा है। कल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अदालत भी ऑन बोर्ड हो जाएगी। अदालत ने कल 1 महीने की तारीख दे देनी है। ये एक दूसरे को गालम गलोच, असेंबली में नहीं आ सकते हो, कुर्सियां 2 फेंक देंगे, परवेज इलाही का जख्मी हो जाएगा, ये सारे आप देखेंगे इमरान खान साहब को बेवकूफ बनाने के लिए। अब एक अदालत ही 3-4 महीने चली गई तो फिर इलेक्शन आ जाएंगे। इमरान खान साहब को उन्होंने ये कन्विंस कर लिया है कि जी चूंकि अदालत में केस है, पहले वहां से फैसला आने दे। और पाकिस्तान की अदालत भी बिलाखिर ताकतवर के साथ जो है हैंड इन ग्लव हो जाती है। तो अगर वहां पे परवेज इलाही साहब अपने इंटरव्यू में कह चुके 7-8 दिन पहले कि जी एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती, उससे अगले दिन इमरान खान साहब ने लेफ्ट राइट बिठाया महमूद खान परवेज इलाही को। अगर इमरान खान साहब ने असेंबली डिसॉल्व करनी होती, जो कि वो करना चाहते थे, और जाहिर है कि जिन्होंने रोका तो फिर उन्होंने उसको उस वक्त नहीं करने दिया। उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद करेंगे। 1 हफ्ते का मतलब था, मैंने तब भी कहा था कि जी अब भी नहीं तो कभी नहीं। पहली बात है कि 26 नवंबर को वो चूंकि प्लानिंग नहीं की थी, स्पर ऑफ द मोमेंट किया, बंदे इकट्ठे नहीं हुए, रावलपिंडी में गए तो बंदे नहीं थे। रात को 6 घंटे बाद वो पहुंचे जलसे में क्योंकि बंदे नहीं आ रहे थे। तो वहां पर उन्होंने और कुछ नहीं किया, उन्होंने लोगों को देना था को हौसला। उन्होंने कहा जी मैं एक नया पॉलिटिकल बयानिया क्रिएट करूं। इमरान खान साहब को माशाल्लाह महारत है एक बयानिया क्रिएट करने में। उन्होंने वहां पे ये कह दिया। मैंने पार्टी के बड़े लोगों से पूछा, हर एक से, ये कहां मशवरा हुआ था कि सुबह सराद की और पंजाब असेंबली डिसॉल्व होगी? उन्होंने कहीं नहीं हुआ। जहाज से उतरे, 1-2 बंदे साथ थे, तो कहते क्या किए थे आप? तो वो आए तो थे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए, उसके अंदर कई मामला हो गया, वो अलग बहस है। वो नहीं हुआ तो उन्होंने कहा असेंबली डिसॉल्व करते। अगर प्लानिंग के साथ बिल्कुल नियाजी साहब, माजी के जो मामला थ्रेड्स भी आपने शेयर किए हैं, हमसे वाकिफ भी है डेफिनेटली। अच्छा, जो मौजूदा सूरत हाल है, खान साहब और परवेज इलाही का जिक्र करते हैं, कभी इनके तार टूटते हुए कभी फिर जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। परवेज इलाही पर करप्शन के इल्जामात पर आपके पास क्या इतलात है? पीटीआई का स्टांस तो क्लियर सामने आ चुका है। मेरा ख्याल है खान साहब को अगर बुज़दार साहब का और फराग गोगी गैंग का सुनहरा दौर याद कर लें तो परवेज इलाही साहब के लिए गुंजाइश निकाल लें। ये बेचारा भी तो बस दामे दुमे सोने पास ही बैठा है एक कोने में, क्या कर रहा है?
उनके बारे में हमें पता है, सबको आपके सामने आ रहा है। अब तो एक एक चीज सामने आ रही है और कई चीजें जो है ना एक तहलका खेज तरीके से फंसाया जा रहा है। वो ये सुने 40-50 लाख लेते तबादले का, बड़े इलाही साहब, बूढ़े इलाही साहब, मुबैना तौर पर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो आपके बी लोग जाते हैं, जो लोगों की इतलात आ रही हैं और जो एजेंसीज के लोग हमें बताते हैं जी। और इमरान खान साहब का ये रेट से 2 से 3 करोड़ रुपए, और इमरान खान साहब को ये बातें सिर्फ DGI लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर ने नहीं बताई थी 2019 में। ये इमरान खान साहब के सारे वजीरों ने बनाई, और वजीरों ने बताई जो कि अल्लाह के फजल करम जो खुद भी गोडे गोडे करप्शन मुलविस है, वफाकी भी मुलविस है। कौन सा वजीर है जिसने इमरान खान साहब ने करप्शन पे रिजाइन लिया हो और उसके खिलाफ तहकीकात की हो या तो जेल भिजवाया? देखिए, आप जो है थोड़े से लोगों को, जो खान साहब फरमाते हैं इब्राहिम लिंकन की, जो वो उसको कई हजारों सालों तक बेवकूफ बना सकते हैं, जिंदगी के बाद भी बेवकूफ बने रहेंगे, लेकिन पूरी कौम को, बहुत सारे लोगों को आप हमेशा हमेशा के लिए, थोड़े वक्त के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। इसी में कहते हो खान साहब का टाइम नहीं है। परवेज इलाही साहब की करप्शन पे इमरान खान साहब बहुत कल तू तकरार हुई, बहुत सख्त कलामी हुई कल यस्टरडे लाहौर के अंदर इमरान खान साहब के घर में, जमान पार्क में, और उसमें यही हुआ कि बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी साख तबाह हो गई है। तो जो तरीके साहब के बंदे मुझे रात बता रहे थे जमान पार्क, तो मैंने कहा उन्हें पूछेंगे भाई मुजदार साहब का अगर दौर आपने 3.5 साल का हजम कर लिया है बगैर डिकार मारे जी, तो क्यों खामखा अपने आप को धोखा देते हो कि परवेज इलाही साहब करप्ट है? मैं ये नहीं कहता कि परवेज इलाही साहब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है या जिब्रील अलैहिस्सलाम है, लेकिन मुजदार साहब के मुकाबले में तो ये फरिश्ता है। तो ये जो है ना ब्लो कोल्ड ब्लो हॉट, किसी दिन परवेज इलाही साहब, अब्दुल इलाही साहब, ठीक है हफीज साहब, हम देख रहे हैं कि राणा है वो बारह यही कह रहे हैं कि पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान, वो उसका खदशे का इजहार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है गवर्नर राज लग सकता है? इतना आसान है ये? मेरा ख्याल है हमने इतनी अहम बातें डिस्कस कर ली हैं। अब राना सनाउल्लाह आप बताएंगे जी रात फलां को मिल गए, सुलेमान शहबाज जहांगीर तरीन को मिला, जॉन को मिला है, तो इनको रहने दें, एक्टिविटी करती रहने दें, हर एक ने अपनी अपनी करनी है, कोई किसको मिल जाए कोई किसको। कोई मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतने बड़े इतने सिग्निफिकेंट चीजें हैं कि जो आपके अच्छा नियाज़ी साहब, दूसरी जानिब जहां मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मेरा इशारा जहांगीर तरीन की सुलेमान शहबाज से जो मुलाकात है उसकी तरफ है, और इस बीच PTI टूटने की जो खबरें हैं, क्या लगता है आपको कुछ हो पाएगा, कोई बड़ी हैपनिंग? देखिए जी, पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, ये तो 100% इसकी जिम्मेदारी हमारी एस्टेब्लिशमेंट को लेनी होगी। 2014 में वो पाकिस्तान पे वो कौन सी उस्ताद आप पड़ी थी जब इन्होंने कहा था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ? दो जो है मैं उनको क्या कहूं कि जिनको इन्होंने कंटेनरों पे खड़ा करके और उसे गैर इंसानी हरकतें करवाई 2014 से, और कहा जी नवाज शरीफ इस्तीफा दे क्योंकि सियासत, और पूरे पाकिस्तान में बिल बोर्ड लग गए थे सियासत नहीं रियासत बचाओ। तो मैं मेरे एक सवाल का जवाब देते को, क्या उस्ताद आप पड़ी थी कि आपने इन दोनों को खड़ा किया? और वो सारी बातें आगे कि लंदन में किस तरीके से चौधरी शुजा साहब को ले जाया गया, किस तरीके से जहांगीर तरीन साहब वहां मिनट्स लेते रहे मीटिंग्स के, इमरान खान साहब भी लंदन पहुंचे हुए थे, अख्तर कादी साहब भी लंदन पहुंचे हुए थे, बड़ी प्लानिंग करके आ गया, क्या होगा, जलील उखार हो गए। फिर 2016 के अंदर पनामा निकाला, और पनामा के अंदर भी तो क्या मिला, सीबा फारिग हो गया, किसको फायदा हुआ? मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट सोली जिम्मेदार है, ना शहबाज शरीफ जिम्मेदार है, ना इमरान खान जिम्मेदार है। जिन्होंने ये हीरा इमरान खान साहब तराशा था, उनको क्योंकि इन्होंने बशी पाकिस्तान के हमारे से अलहदा हो जाने के बाद उसके ऊपर कोई आज तक कोर्ट मार्शल किसी एक जर्नैल का आपने सुना है? किसी को सजा सुनी है? अगर वो पी गए पाकिस्तान का कत्लेआम, जिसमें पाकिस्तान की जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए तलवार के साथ और बंदूक के साथ, उसका हिसाब नहीं हुआ। तो अगर आप डिफॉल्ट कर जाए, फर्क अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, और अगर पाकिस्तान में वो नहीं चल पड़ेगा, तो मुझे एक ही से मैंने उनको बताता हूँ एस्टेलेशन को कि
हमेशा से आपने इस मुल्क को हमारे लिए दोज़ख बनाए रखा। इंशाअल्लाह इस दफा पाकिस्तान को अल्लाह ना करे को नुकसान पहुंचा तो हमारा दोज़ख आप हमारे साथ दोज़ख में होंगे। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है, मुझे अब दोज़ख में जलने के दफा अरमान नहीं होगा, क्योंकि आप हमारे साथ होंगे। फिर वो कैसा पाकिस्तान होगा जिसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान भी उस दोज़ख की आग में भस्म हो रही है और कौमी 22 करोड़ लोग भी, इनको कोई तकलीफ नहीं आई कि 22 करोड़ लोगों के साथ क्या मजाक करना। आप देखते ही हैं क्या बयानात आ रहे हैं। भाजपा ने को इधर चले जाओ, बाप को इधर चले जाओ, एमकेएफ को इधर चले जाओ, आरटीएस को इधर चले जाओ। इमरान खान साहब को हमने रद्दी की टोकरी उठाया और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया। ये 22 करोड़ के मुल्कों के साथ इस तरह का सलूक होता है, ये मर्जत करते रहे हैं। वो अल्लाह ताला को रहम करे हमारे ऊपर के कौन सी वो हमारी इज्तिमाई गुनाह है, इनका कोई कसूर नहीं है। हमारे इज्तिमाई गुनाहों के ऊपर हमारे ऊपर सवार कर दिया गया। तो बात यह है कि ये जो कुछ हुआ आज उसमें, इसमें ना इमरान खान कसूरवार है, ना शहबाज शरीफ, ना नवाज शरीफ, ना उससे पहले एक असर से कसूरवार है। जो मुल्क चलने लगता है तो समझते हैं हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट हफीजुल्लाह नियाज़त इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि जितने भी बहरानों में इस वक्त मुल्क फंसा हुआ है, कोई भी सियासतदान इसका जिम्मेदार नहीं है। जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है वो इसके जिम्मेदार है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में जितना एस्टैब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया है, सियासतदानों ने नहीं किया है, क्योंकि जो बयानात अब हम देख रहे हैं, जो बारहा सामने आ रहे हैं, उनमें सिर्फ इल्जाम तराशी की जा रही है सियासतदानों की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट। काफी बरहम दिखाई दे रहे थे नियाज़ी साहब भी, और ऑब्वियसली जो हालात व वाक़यात हैं मुल्क के वो थमने का दिखाई नहीं दे रहे। और प्रोग्राम में बढ़ेंगे, अब हम एक ब्रेक की जाने में, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, क्या एनालिसिस है, क्या फैक्ट्स हैं, एक बार फिर आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ महंगाई की ही बातें हो रही हैं। जितनी जो अशिया जो हम डेली यूज़ करते हैं, जो उनके रेट्स बढ़ चुके हैं, तो उससे हम देख रहे हैं कि जो महंगाई से सताए अवाम हैं, हैरत ज़दा हैं, परेशान हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, फाका कशी उनके घरों का रुख कर रही है, और मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं कि बर्बाद हो रही है। जबकि जो हुक्मरान हैं उनका सियासी खेल तमाशा बंद होने का नाम नहीं ले रहा। बहुत इस वक्त जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब को गैर मुनकसम और बड़े सगीर का अनाज घर करार दिया जाता था। आज इसका जो हिस्सा पाकिस्तान में है उससे गल्ले की किल्लत और अदम फराहमी का सामना है। और ऐसे बुरे वक्त में अगर कोई भी अच्छी खबर आती है तो वो बरादर इस्लामी मुल्क यानी कि सऊदी अरब पाकिस्तान की मुआशी मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ता है। सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो डिपॉजिट की रकम है $5 अरब तक बढ़ाने पर अब गौर करने की हिदायत की है। बिल्कुल, पाकिस्तान में सऊदी अरब की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी भी की जाएगी। और दूसरी तरफ जिनेवा में आलमी बरादरी ने पाकिस्तान को $11 अरब की इमदाद के वादे भी किए हैं। साथ ही साथ वजीर खजाना इसहाक डार की IMF पाकिस्तान मिशन के सरबरा नॉर्थन पोर्टर से मुलाकात तो हुई, लेकिन इसमें अभी भी किसी बड़ी पेशरफ्त का ऐलान तो नहीं किया गया। लेकिन मुज़ाकरात का मकसद तो ऐसे इक़दाम पर इत्तफाक़ राय है जो कि जो नौवां प्रोग्राम है उसके जायजे के लिए मुज़ाकरात का जो आगाज़ है उसको यकीनी बनाया जाए, जिनका मकसद यह है कि जो डिफॉल्ट का खतरा है उसको हर सूरत में टाला जाए। बिल्कुल, आटे की किल्लत है, खत्म होने के हुकूमती इक़दाम भी जारी हैं। रूस से जो गंदम की पहली खेप है वो भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है। मजीद जो मार्च तक पाकिस्तान आएंगे और इस तमाम तर जो सूरत हाल है, जून तक का वक्त मांगा गया है कि जून तक जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह करे कि जून तक वाकई मामलात बेहतर हो जाए, क्योंकि जहां पाकिस्तानियों ने हालात बेहतर होने का इतना इंतजार किया है, हर सियासतदान को, हर हुक्मरान को वक्त दिया है कि शायद ये इसकी मुल्क के जो हालात हैं, जो तकदीर है हमारी, शायद वो ये बदल देगा। अभी तक तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बहरहाल क्या जो पूरे मामलात हैं कितने संगीन हैं, जानेंगे माहिर मुआशी अमूर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। सर, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। सऊदी अरब की पाकिस्तान की जो माली और इखलाकी मदद है वो हम हमेशा से देखते हैं कि हमेशा सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है। अभी जो हालात हैं, 3 वीक्स के जो रिजर्व बाकी रह गए और ऐसे में सऊदी अरब ने जब अगेन हिदायत जारी की, आपको लगता है कि हम इस क्राइसिस से निकल पाएंगे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस में उसमें जो आलमी मालियात उन्होंने 8.7
बिलियन डॉलर्स यानी 8.7 अरब डॉलर के कर्ज पाकिस्तान को देने का कमिटमेंट किया, जो 3 साल तक मिले। लेकिन जो आपने नुकात आए, उसमें हमारा बुनियादी मसला जो ये है कि हमारे रिजर्व गिर रहे हैं, बहुत महंगाई बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। मेरा अपना ख्याल ये था कि पहला जो इस हुकूमत को करना है वो ये इंतहाई तारीख हर हालत में कीमत पर IMF के साथ मुज़ाकरा करके उनसे 1.17 अरब हासिल करें, ताकि ये फौरी कमिटमेंट हुआ है। ये एक तो पहला काम तो हमें लेनी है, जो भी उनकी शराइत मांगेंगे हमारे पास कोई चॉइस। और जब ये मिल जाएगा जी, सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर हमें मिल जाएंगे, स्टेट बैंक को कैश मिल जाएगा। उसकी वजह से हमारे रिजर्व रुपए की कदर पे जो दबाव है और आइंदा भी जो तक हालत बेहतर होगी। लेकिन मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि जो पॉलिसी मुझे नजर आ रही है हुकूमत की, उसमें जून तक महंगाई कम होने का इम्कान नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है, वो ये कह रहे हैं कि IMF दोस्त ममालिक भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि अगर IMF पाकिस्तान की मदद नहीं करता तो दोस्त ममालिक को भी किसी रुकावट का सामना है, वो अपनी मर्जी से हमारी मदद नहीं कर सकते IMF से पहले? देखिए, ट्रेडिशनली ये होता रहा है, कोई नहीं, जब तक IMF से नहीं कराते आपको इस्लामिक डेवलपमेंट देता। मैं आपको बता दूं, तो ये बात मैंने इसीलिए का आगाज हुआ था, मैंने कि हमारा पहला काम हर कीमत पर और हर हालत में तय कर, उसके बाद ही ये पैसे मिलते हैं। बीच में हमें जरूर पैसे मिले मैंने कि बैंक ने दी, दूसरे मिले, लेकिन ये ट्रेडिशन ही है जब तक पॉलिसियों की और जब अपने मुल्क और डिफॉल्ट के नारे लगाए जा रहे हो। डिफॉल्ट का नारा जब चाहे खास साहब हो या कोई भी, तो कुछ पैगाम देते हैं कि कोई पैसा दिया, कर्जा दिया, खबरदार यहाँ जा रहे हैं, तो वो भी बात है कि कोई हमारे इंतजार कर रहे हैं। तो ये बात है कि IMF के वो पॉलिसी का इंतजार किया जाता है, उसके बाद आपको बुनियादी और मिलते रहे यही होता है। डॉक्टर साहब, जो हमारे सियासतदान हैं, पूरा जो सियासी मंजरनामा है आपकी निगाह से ऑब्वियसली गुजरा है, मुआशी जो मामला है उस पर तो आप गहरी नजर रखते ही हैं। अच्छा, IMF मिशन के दौरे से कबल पाकिस्तान को बाज़ इकदाम करने होंगे, ये इतलात आ रही थी। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जुमे को ऐलान किया कि IMF टीम को मुज़ाकरात के लिए 3 दिन में पाकिस्तान का दौरा करेगी। ये 3 दिन भी हमने देखा कि गुजर गए। तो हमारे सियासतदानों की तरजीहात आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं या सिर्फ सियासत ही दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा कि हमारे हैं, उन्होंने IMF की मस्जिद से पहले बात की और यही कहा कि जी हमें फौरी जरूरत है पैसे की, तो आप पानी के लाइव कराएं। तो पता हुआ था कि 3 दिन में आएगा, लेकिन प्लीज IMF उन्होंने तो उसका भी इंतजार नहीं, तो जल्दी में है। मसला सिर्फ उनका ये है कि उन हैं तो उसमें तबकों पे तमाम पे जो बोझ बढ़ रहा है उसको अवॉइड करना चाहते हैं इन हद तक, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दिखाएगा। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी होगी। IMF के साथ मजीद कह रहे हैं फिलहाल करने के बाद अपनी हालत बेहतर राहत की तरफ जाएं, लेकिन जितने हम काफी करेंगे हमारे हालात खराब होंगे, रिजर्व की कदर गिरेगी, हम महंगाई और खतरात ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, दानिशमंदी ये है इस तरह पैसे मिले ताकि और पैसे मिले, उसके बाद अगर हाथ नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब क्या समझते हैं आप, IMF की जानिब से अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि डॉलर एक्सचेंज जो रेट है वो मार्केट के मुताबिक हो, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बढ़ाई जाएं। आपको लगता है कि इस तमाम जो इस वक्त मौशी बहरान है, महंगाई का दौर पाकिस्तान में है, इसहाक डार जो हैं वो सरनगू करेंगे, उनको करना चाहिए? और रात को तो हम देख रहे हैं कि जो गैस की प्राइसेस हैं वो तो ऑलरेडी बढ़ा दी गई हैं। देखिए, बात ये है कि जब आपने फैसला कर दिया है कि आपके ताकत पर कौन पैसा नहीं देना, मैं आज आपको बता दूं, आपको याद है इमरान खान साहब लेकर आए थे
इसका कानून बना दिया गया, लोग उससे फायदा नहीं उठाएंगे। और जिनके चोरी के साथ मुल्क के अंदर है जी 80 लाख हुकूमत के पास, उनसे 900 अरब अरब के हुकूमत को फिर वो लेने के लिए तैयार है। ताकतवर लोगों को आप करना चाहिए, वो आपकी हुकूमत में मदद कर रहे हैं, आपके इलेक्शन कैंपेन में मदद कर रहे हैं, तो आप उनको छेड़ना नहीं सकते। लोगों से आप ताकतवर लोगों से कंपेस्ट नहीं देना चाहते जी, उनको इस वक्त भी करने दे रहे हैं। अफगानिस्तान में पैसा जा रहा है, उनके हवाले का कारोबार जा रहा है। अब आपने देखा कि इस हुकूमत को कितना गुस्सा हुआ। अब दिसंबर कौमी सलामती कमेटी ने फैसला किया कि स्मगलिंग रोकी जाएगी, उनके हवाले के बाद तो रोका। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको रोकने के लिए कौमी सलामती की क्या जरूरत थी? ये 22 अप्रैल शुरू कर देना चाहिए था। आप भी नहीं देना चाहते पैसे, के पैसे पे भी हम डॉक्टर साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब की जो स्टेटमेंट सामने आई है उस पर मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस प्रोग्राम के मुकम्मल होने के बाद एक और IMF प्लान का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो ये जो मुआशी क्राइसिस है इसको सॉर्ट आउट होते हुए तकरीबन कितना वर्क दरकार होगा? जून का तो टाइम इनिशियली पहले कहा ही गया, इससे बढ़ भी सकता है या वर्स्ट भी हो सकता है? देखिए, पहले मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। आज मैं आपसे ये कहता हूँ कि 2023 में भी पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। ये तो कह रहे हैं जून के बाद देंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये तो गिराना, अपने मुल्क के मुतालिक की बातें करना है। ये हमें दुनिया ने बचाया, हमने खुद अपने आप नहीं बचाया। उनके अपने सियासी मुफाद हैं, अफगानिस्तान का मसला है, का मसला है, अमेरिका को हमारी मदद की जरूरत है, बचाया है। ये मोहलत तक है। डॉक्टर साहब, कब तक जो दोस्त ममालिक हैं वो तो पाकिस्तान को बचा ही रहे हैं, और ये तो बड़ी खुशयाइन बात है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह 2023 में भी डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन अपने पैरों पर कब खड़ा होगा? बिजली की किल्लत है, गैस का बहरान है, दीगर मसाइल है, बढ़ती हुई महंगाई है, इंडस्ट्रियल एरिया वैसे ही बर्बाद हो रहा है। तो हम अपने पैरों पर एक्चुअली कब खड़े होंगे? दोस्त ममालिक तो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? नहीं, पहले ये भी बता दूं कि ये मदद हमेशा जारी नहीं रहेगी। रोज बरोज दुनिया का कम होता है। अगर हमें खुद है, मेरे ख्याल से इसका एक तरीका ये है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए, कौमी सलामती कमेटी का, और उसमें उन तमाम पार्टी को शिरकत की दावत दी जाए जिनकी कौमी असेंबली में, सेनेट में एक से ज्यादा उसका एजेंडा वाज़ेह, और उसका एजेंडा वो हो जो पाकिस्तान की तीनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसके मंशूर में जो मुश्तरका नुकात हैं, यानी उन तीनों ने जो से वायदा किया है, उन नुकात को आप कौमी सलामती कमेटी में ले आइए। उसमें पहला होगा, एक वफाक और सूबे एक मुकर्रर आमदनी से जायद हर किस्म की देंगे, फौरी तौर पर लगेंगे। कोई एक पार्टी नहीं, कोई एक हुकूमत नहीं करेगी। है कि हमारी कमेटी में अफवाज पाकिस्तान भी, जमातें भी, तमाम दूसरी पार्टियों को उनसे कहें कि आपके मंजूर में ये है, अब आप ये कमिट करें कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर लाया जाएगा। जी जनब ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका यही कहना था कि जो इमदाद है, जो हमारे ब्रादर ममालिक हैं, वहाँ से भी इमदाद हमेशा ही नहीं हमें मिलती रहेगी, हमें यकीनी तौर पर अपने पाँव पर खड़े भी होना। बिल्कुल, और पूरी गुफ्तगू में सबसे खुशआइन बात ये थी जो कि मुझे हमेशा बड़ी पसंद आती है जब भी डॉक्टर साहब से गुफ्तगू होती है, वो बड़ी अच्छी खबर सुनाते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होने जा रहा है। और इस बात पर मेरे ख्याल से मैं फोकस भी करती हूँ, क्योंकि बड़ी मायूसी की लहर अनवार एक स्प्रेड हो जाती है। हम मायूस समटाइम, जो कि मायूसी गुनाह है, नहीं होना चाहिए, मना किया गया है, लेकिन फिर भी जो हालात वाकयात हैं, इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है। दो कि खान साहब का नारा है कि घबराना नहीं है, लेकिन लोग घबरा रहे हैं। बहरहाल प्रोग्राम में ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, ये साबित किया मुल्तान की रिहायशी माहीन ने, जिसे घर की जिम्मेदारियों ने मोटरसाइकिल मैकेनिक बना दिया। उस्ताद के पास आके मैंने काम सीखने का इनसे कहा, इन्होंने कहा मुश्किल है,
तुम नहीं कर सकोगी, लड़की हो। तो मैंने इनसे कहा मुझे सिखाया, मौका दें, मैं करूँगी। सनफे नाजुक घंटों नफीस पाँव पर खड़ी होकर मोटरसाइकिल मुरम्मत का काम करती हैं। कामयाबी का जुनून इसे थकने नहीं देता। उस्ताद भी इनके काम से खुश हैं। बच्ची आई है काम के लिए, मैंने इनसे पूछा कि भी लड़कियों का काम नहीं है, ये तो हार्ड वर्क है। इन्होंने कहा साजी मैं कर लूँगी। हालात की सख्तियों ने सजने संवरने के ख्वाबों को चिकनाचूर किया। पेट की भूख ने मेहंदी लगाने और चूड़ियां पहनने वाले हाथों को औजार उठाने पर मजबूर किया। 25 साला माहीन ने मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम सीखकर ये साबित कर दिया कि मेहनत और लगन सच्ची हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ माजिद कलासरा, न्यूज़ मुल्तान। सबसे पहले तो मैं जरा क्लैप करना चाहूंगी माहीन के लिए, और ये बनती भी है क्लैपिंग। ये है हमारा पाकिस्तान नाजरीन के जो खवातीन हैं वो मर्द के शाना बशाना काम करें और कोई काम मुश्किल या आसान नहीं होता। इस थॉट को ब्रेक किया है माहीन ने। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं अनवार, तो मुझे पर्सनली मैं हर तरह के काम कर लेती हूँ, यूजली कोई काम मुझे मुश्किल नहीं लगता, लेकिन बाकी गाड़ियों का काम जो है मुझे, या कोई बाइक हो उसका काम, मैं हमेशा अपने हस्बैंड को ये गाड़ी की ये चीज ठीक करवानी है तो मैं नहीं कर सकती, तो आप जाके ठीक करवा लो। लेकिन माहीन तो जनाब मोटर बाइक मैकेनिक है, उन्होंने ये काम सीखा, और इसके साथ साथ माहीन के साथ साथ आई थिंक एप्रिसिएशन उनके उस्ताद क्रेडिट जो जाता है, बिल्कुल जो ऑनर है इस वर्कशॉप के जिन्होंने माहीन को मौका दिया है, और इस तरह से उन्हें बिल्कुल पसे पुष्ट नहीं डाल दिया कि आप ये काम कर ही नहीं सकती, उन्हें मौका नहीं दिया। माहीन हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्तान में होती हैं। माहीन, वेलकम टू द शो। पहले तो हम आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे जो आप मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से आप काम कर रही हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या बैकग्राउंड है इस स्टोरी का? सर, स्टार्ट में FA के बाद मैंने अपना कोर्स किया IT स्किल कंप्यूटर का। उसके बाद मैंने शेफ का कोर्स किया। तब वालिद हयात थे। उसके बाद जी कंटिन्यू कीजिएगा। मुकम्मल करें माहीन। जी मैम उसके बाद वालिद जब हयात थे, लेकिन उनसे मैंने बातचीत की कि मैंने शेफ, मतलब इसी से रिलेटेड ना, शेफ से मैंने जॉब करनी है। मैकडोनल्ड में भी अप्लाई किया था मैंने, लेकिन वो तब कोरोना था, तब जॉब नहीं मिल सकी। उसके बाद मैंने, वालिद की डेथ हुई, 2.5 साल हो गए, तो मुझे इस काम में भी शौक़ था। बाइक चलानी तो आती है, लेकिन मुझे ना बाइक में ना मैकेनिक सीखने का शौक़ पैदा हुआ। मैं उस्ताद के पास आई, मैंने इनसे बात की, तो मजबूरियाँ तो थी साथ साथ, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। उस्ताद से बात की, इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैं मुश्किल है, चांस इन्होंने मुझे दिया, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने मुझे चांस दिया और मैंने इनका वो पूरा किया टास्क, और अब मैं बाइक मैकेनिक हूँ। ठीक। अच्छा माहीन, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि बिल्कुल दाद भी बनती है आपके जो उस्ताद साहब हैं जिन्होंने आपको यहाँ पे नौकरी दी। अगर हम शहरों का जिक्र करें तो अभी भी जो खवातीन बाइक राइड करती हैं, तो हमारी सोसाइटी थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स है। हम पलटकर मुड़कर उन खवातीन को अभी भी चाहे हम जो मर्जी कह दें कि हमारे खवातीन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं और बड़ी एम्पावर्ड हैं और हर फील्ड में है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं अगर कोई ऑड काम या कोई डिफरेंट काम पहली मर्तबा खातून कर रही हूँ। तो आपने जब ये काम का आगाज किया तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने आपको इनकरेज किया या डिस्करेज किया कि नहीं ये तो मर्दों वाला काम है, तुम ये नहीं कर सकती? तो किस तरह से अपना हौसला बढ़ाए रखा, बांधे रखा? मैम बाइक चलाना जब मैंने शुरू किया था ना, तब भी लोग बहुत हुटिंग करते थे, और उसके बाद जब ये वाला काम शुरू किया तब तो और ज़्यादा अलर्ट हो गए। यहाँ जिस प्लाजे में मैं काम करती हूँ वहाँ के दुकानदार और जो कस्टमर यहाँ पे आते थे उन्होंने हैरत का मुजाहरा किया, हैरान होते थे और देखते थे दुकान में ही हर वक्त, लेकिन वो साथ खड़े होते थे मेरे, कोई भी गलत नज़र से नहीं देखता था। और फिर उसके बाद यहाँ जो कस्टमर आते थे वो भी इस तरह हैरान होते थे, लेकिन बदतमीजी किसी ने नहीं की, या इस तरह का इनका रवैया नहीं था कि मैं ये सब छोड़ने पे मजबूर होती। ठीक है माहीन, अभी आप कितनी एक्सपर्ट हो गई हैं? कितनी देर में एक जो मेंटेनेंस है बाइक की वो कंप्लीट कर लेती हैं, इंजन खोल लेती हैं, तमाम काम कर लेती हैं बाइक का? कितना वक्त हो गया आपको ये सीखते हुए? सर मुझे 4 माह हो गए हैं ये काम करते। ट्यूनिंग मैंने 2 माह में सीख ली थी। ठीक है।
माहीन, आई एम श्योर बहुत हार्डशिप आपने देखी होगी या तो कोई मुश्किल वक्त भी देखा होगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो है वो भूलना नहीं चाहिए। तो मुझे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी देखनी है, थोड़ा सा मुस्कुराइए और खुश रहना सीखिए। हर काम आई थिंक कि लाइफ में कुछ भी आसान नहीं होता है और मुश्किलात आती हैं। आप बहुत बहादुर है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप इतना डिफरेंट काम कर रही हैं और बड़े अच्छे से आप इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। आगे क्या ड्रीम्स हैं? इसी काम को कंटिन्यू करेंगी या कुछ और भी करना चाहती हैं? तो शेफ बनने का आपका ड्रीम था, अधूरा रह गया, उसको भी पूरा करेंगी या अभी टोटली आपने फोकस किया हुआ है कि नहीं इसी पर तवज्जो देनी है? मैम कोई भी एक काम सही से बंदा कर लेना उसी में ठीक रहता है। मेरा ड्रीम शेफ बनने का है भी, लेकिन मैं फ़िलहाल इसी पे फोकस करके इसमें फुल ट्रेनिंग के बाद अगर कुछ सोचना हो उसके बाद सोचूंगी, लेकिन फ़िलहाल मजबूरियां भी हैं, लेकिन सबका सामना मैंने किया। माहीन, घर में कौन आपके मौजूद है? घर की जितनी सारी जिम्मेदारी है क्या वो आपके कंधों पर है? जी मैम घर में मैं, मेरी वालदा, घर किराए का है, बिजली का बिल वगैरह, खाना पीना सब, मम्मी की दवाई वगैरह वो सब मेरे। ठीक है माहीन, जो क्लाइंट्स यहाँ पर आपके पास आते हैं बाइक की ट्यूनिंग कराने, मेंटेनेंस कराने, वो आपसे सेटिस्फाइड हैं? आपके काम से सेटिस्फाइड हैं? लोगों की जानिब से आपको क्या फीडबैक मिला? सर सब सेटिस्फाई हैं। फीडबैक तो कॉल्स करके भी देते हैं, साथ के नंबर पे कॉल्स आती हैं, वो बताते हैं कि हम मुतमईन हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, मैं अक्सर जाती हूँ जब कभी तो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में माहीन क्या होता है कि जब भी कोई गाड़ी कहीं पर ठुक जाती है या कोई छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एक बड़ी वो निगाह देखने को मिलती है कि अच्छा भाई ये तो खातून ही गाड़ी चला रही होगी। आई एम श्योर आपने भी ये चीज़ विटनेस की होगी कि कहीं पर गाड़ी लगी है कुछ हो तो अच्छा भाई ये तो औरत ही होनी है भाई। बड़ी गलत वैसे मिसकंसेप्शन है। मैं तो खैर बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव करती हूँ और आई थिंक ख़वातीन सारे काम ही बहुत अच्छे करती हैं। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि जब कोई क्लाइंट्स वगैरह यहाँ पर आते हों तो वो कहते होंगे नहीं भी हमने खातून से नहीं ठीक करवाना, तो मर्द ही यहाँ पे हो? चूँकि हमारे यहाँ सोसाइटी ऐसी है, चूँकि हमारे यहाँ मुआशरा थोड़ा सा ऐसा है, तो कभी आपने ऐसा फेस किया और सिचुएशन कभी इस तरह की बनी हो? ऐसा मैम कभी नहीं हुआ। आते हैं बस उन्होंने हैरानगी दिखाई है कि भाई ये काम करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं। ठीक है माहीन ये बताइएगा, मुल्तान में अगर किसी ने आपसे बाइक अपनी मेंटेन करवानी हो, ट्यूनिंग करवानी हो, काम करवाना हो, तो वो कहां पर आए? कहां पर लोकेटेड है आपकी वर्कशॉप? सही चौकशाबाद से अंदर सूरजखंड रोड पे अल जलान स्कूल के सामने उनके साथ। That's amazing माहीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुस्कुराना भूलना नहीं है, तो वो मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाजमी रखिएगा। हमारी सबसे अच्छी बात माहीन से बात करके ये लगी कि वो ये कह रहे थे कि जो लोग हैं वो उस तरह से परेशान नहीं करते और मुतमईन होते हैं, तो विच इज वेरी गुड थिंग। बाहर प्रोग्राम में वक्त ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और हम देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमें हर तरफ से इस वक्त घेरे हुए है। नबिहा, हम बात करते हैं तो रोबोट्स की अगर बात करें तो बाहर के ममालिक में बहुत ज्यादा रुझान डेवलप हो रहा है साइंटिस्ट का एक शाहकार ही है, बिल्कुल। और जो रिसर्च सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 2030 तक जो बैंकर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे और इनकी जगह रोबोट्स ले लेंगे। तो ऐसे तमाम लोग जो इस तरह के पेशे से वाबस्ता हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। कुछ डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई है जो रोबोटिक सर्जरी भी अब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। लोगों का ट्रस्ट आपको पता है कि हमारे यहाँ उस तरीके से नहीं होता है। बहरहाल आपको याद होगा कि हम जब एक न्यूज़ एंकरिंग के दौर में एक मरतबा खबर आई थी और बड़ा मजा भी आया था, बड़ा लाफ्टर भी आया था कि भाई रोबोटिक न्यूज़ एंकर्स भी होंगे, तो सब लोगों को अपनी नौकरी का उस टाइम हो गया था कि फिर अच्छा सब टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन भाई जो चांसेस ऑफ एरर है वो कम होते हैं या बढ़ जाते हैं। अब एक रोबोटिक वकील भी आ गया है। इस हवाले से रिपोर्ट क्या कहती है वो आपके साथ नाज़रीन शेयर करते हैं। जी, क्या
क्या मुस्तकबिल में आपका केस रोबोट लड़ने वाला है? पहले ये सिर्फ ख्याल था, मगर अब हकीकत में तब्दील हो चुका। रोबोट वकील सुनने में अजीब मगर काम में खरा और सच्चा। अब अदालतों में जजेस का सामना रोबोट वकील भी करेंगे, जो न सिर्फ मुखालिफ वकील से बहस करेंगे बल्कि मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को दलाइल भी देंगे, क्योंकि दुनिया की तारीख में पहली बार AI टेक्नोलॉजी से लैस एक रोबोट वकील की हैसियत से अदालत में केस लड़ने वाला है। जोशुआ ब्राउडर अपनी नई ऐप डू नॉट पे को दुनिया का सबसे पहला रोबोट वकील कहते हैं। जोशुआ ब्राउडर को गलत पार्किंग और महंगे जुर्मानों ने रोबोट वकील बनाने पर मजबूर कर दिया था। अब जोशुआ का रोबोट अदालत में जज का सामना करने के लिए तैयार है। मसनूई ज़हानत के सॉफ्टवेयर सिस्टम ऐसे कंप्यूटर जो अपनी सलाहियत में खुद से इजाफा कर सकते हैं और खुद से सोचने की सलाहियत रखते हैं। इनका कानून के माहिरीन और IT माहिरीन पहला रोबोट वकील तैयार करने में कामयाब हो चुके हैं। फरवरी 2023 में अमरीकी अदालत ने डू नॉट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामी कंपनी का तैयार करदा डिजिटल वकील पार्किंग टिकट के केस में एक शख्स का दिफा करेगा। स्मार्टफोन एयरपीस के जरिए ये AI बोर्ड अदालती कार्रवाई को सुनकर एयरबड के जरिए मुद्दा-अले को दिफा के लिए दलाइल फराहम करेगा। मुद्दा-अले की जानिब से अदालत में वही कुछ कहा जाएगा जो AI बोर्ड की जानिब से उसे कहा जाएगा। डू नॉट पे के बानी जोशुआ ब्राउडर ने दावा किया है कि एक AI लीगल असिस्टेंट को तरबियत देने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है और वो हमेशा सच बोलता है। कंपनी के मुताबिक डू नॉट पे ऐप दुनिया के पहले रोबोट वकील का घर है जो इदारों से लड़ सकता है और ब्यूरोक्रेसी को हरा सकता है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और जिस तरह से हम इस रिपोर्ट से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जो रोबोट्स हैं वो हमें अब काफ़ी जगहों पर काफ़ी फील्ड में नज़र आ रहे हैं। नबिहा, जिस तरह से कैमरामैन हैं हम देख रहे हैं कि वो वहाँ पर भी रोबोटिक कैम्स आ गए हैं, रिप्लेसमेंट हो चुकी है। और पाकिस्तान की हम ये बात कर रहे हैं, हम वेस्ट की बात नहीं करें, अमेरिका की बात नहीं करें, पाकिस्तान में भी जो अब तारीफ करवाए जा रहे हैं। अनवार ने जिक्र किया कि रोबोटिक कैमरामैन्स आ चुके हैं, रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं इन हॉस्पिटल्स। तो आने वाला जो वक्त है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, फिर अनवार उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, या जो क्राइसिस है एक जगह पर जहां पर आसानी पैदा हो रही है और एरर्स कम होते हैं रोबोट की जगह, दूसरी जानिब ये भी खदशा है कि फिर जो ह्यूमन रिसोर्स है वो लोगों का जो ट्रस्ट डेवलप होने में यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। सोशल मीडिया पर मैंने एक पिक्चर देखी थी, वो हम अगर आपसे शेयर कर सकें कि एक हेलीकॉप्टर है और वहां पर एक कैमरामैन वहां पर मौजूद है, तो उसकी जगह ये दिखाया गया था कि जो ड्रोन्स हैं उन्होंने इन दोनों की जगह ले ली है कि ड्रोन्स के जरिए वो काम किया जा रहा है, उस जो भी मंजर है उसको फिल्माया जा रहा है और जो पायलट है उसकी नौकरी भी चली जाती है जब ड्रोन आ जाता है, कैमरामैन की नौकरी चली जाती है क्योंकि उसमें उन्होंने कैमरा ऐड कर दिया है। तो दुनिया जो है वो बड़ी तेजी से तब्दील होती हमें दिखाई दे रही है। बहरहाल प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और तारुफ आपका करवाएंगे हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं इन स्टूडियोज, लेकिन सबसे पहले इनका कारनामा भी आपको बताते हैं। ये ट्रैफिक वार्डन है और बॉडी बिल्डिंग के पेशे से ये वाबस्ता है और बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले में मास्टर लाहौर का टाइटल अपने नाम किया है, एजाज जीतने में कामयाब हुए हैं। जो डिटेल सामने आई है, अनवार जनवरी 2022 में बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला हुआ, ट्रैफिक वार्डन वसीम अरशद रनर अप उसमें रहे, मगर जो इस साल जनवरी 2023 में वसीम अरशद जिनका नाम है मास्टर टाइटल लाहौर का टाइटल नाम करने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, CTO डॉक्टर असद मली ने हौसला अफजाई भी इनकी की है। वसीम अरशद को अपने ऑफिस बुलाया और उनका यह कहना था कि 10 साल की मुसलसल मेहनत है, लगन है, जिन्होंने इस ट्रैफिक वार्डन को सुरखरू किया है। CTO डॉक्टर असद मली ने वसीम अरशद को शाबाश दी, तारीफी सनद जारी की, जबकि पाकिस्तान के जो मुकाबला है, कंपटीशन है, उसकी तैयारी के लिए भी वसीम अरशद को ताबून की यकीन दहानी कराई है। वसीम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वसीम, आपके वक्त के लिए पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, बहुत अरसे से आप मेहनत कर रहे थे। हमें बताइएगा क्या आपकी रूटीन थी, क्या डाइट लेते थे, प्रोटीन, कार्ब्स, किस तरह से मैनेज करते थे सब कुछ? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, खैर मुबारक। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ये तौफीक दी कि मैं इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क मैंने किया और ये सारा कुछ अचीव किया। बहुत ये प्लान होता है, पिछली दफ़ा मैं रनर अप रहा तो फिर मैंने स्टार्ट से ही शुरू कर दिया, पहले दिन से ही, ठीक है, कि मैंने नेक्स्ट दफ़ा ये टाइटल विन करना है। तो उसके लिए फिर मैंने पूरा साल इसकी तैयारी की, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली जो है ना प्रोफेशन है जी।
और जॉब के साथ उसको मैनेज करना फैमिली के साथ बड़ा मुश्किल होता है। तैयारी के हवाले से भी डेफिनेटली जानना है, लेकिन बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, आजकल का जो टाइम है, जो दौर है, एक काम करके लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन क्या करें कि एक काम भी इतना इंसान को निचोड़ देता है कि दूसरा काम करने की हिम्मत नहीं होती है। तो बहुत सारे लोगों की आप इंस्पिरेशन बन सकते हैं कि ट्रैफिक वार्डन की जॉब आपके पास थी, आप अपना एक फुल टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अपनी एक्टिविटी, अपने शौक को आपने कैसे जिंदा रखा? मैडम, ये जो एक्सक्यूजेज होते हैं ना, वो जो नाकाम लोग होते हैं वो बनाते हैं। अगर आपने कुछ अचीव कर रहा है ना, तो फिर आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये बात बाकी सारे दो रूटीन में सब कर रहे हैं, सब चल रहे हैं, एक्स्ट्रा करेंगे तो सबसे आगे आप निकलेंगे। लेकिन बिल्कुल वसीम, लेकिन अगर आपकी जॉब देखें तो बहुत मुश्किल जॉब है, हेक्टिक है, फिजाई आलूदगी जिस तरह से बढ़ चुकी है, फिर टाइम देना और बॉडी बिल्डिंग, आपको पता है आपको मील्स टाइम पर चाहिए, ठीक है, आपका प्रोटीन्स का आपके जो पोर्शन है वो सेपरेट हो और प्रॉपर आपका डाइट होगा, तभी आप एक कंपटीशन में विन कर सकते हैं। इसके लिए खर्चा भी बहुत करना पड़ता है, इतनी सैलरी तो नहीं होगी कि जिसमें तमाम चीजें मैनेज हो सके। उसको किस तरह से मैनेज किया? सर, एक तो मैं स्टार्टिंग से ना कर रहा था तैयारी, तो फिर मैंने स्लोली की, फिर मैनेज हो गया। ठीक है। दूसरी बात ये मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। मैं डाइट अपनी, मेरे साथ बैग होता था, डाइट बना के मैंने बैग में ले जानी, जैसे टाइम होना ड्यूटी पे वहीं पे मैंने अपनी डाइट कंज्यूम कर लेनी। ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने साथ साथ मैनेज दोनों चीजों को किया। इदारा भी सपोर्ट करता रहा? जी, इदारा भी सपोर्ट करता है, बिल्कुल। ठीक है। मलिक हसन साहब है, PSO साहब, जब मुझे कोई परेशानी या मुश्किल आती थी, मैं उनसे पास चला जाता था, वो उसका हल कर देते थे। ठीक है। हमारे SP हेडक्वार्टर साहब है शहजाद खान साहब, वो भी ऐसे ही मुझे जब भी कोई बड़ा मसला हुआ मैंने उनसे राब्ता किया, अक्सर ऐसे ही मेरे साथ ये परेशानी है, काइंडली इसको हल किया। लास्ट ईयर आप रनर अप रहे, इस बार आपने टाइटल अपने नाम कर लिया है, अब आगे के क्या प्लान्स है? आगे मैडम इंशाल्लाह ताला आगे ना पंजाब का कंपटीशन आ रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, फिर आगे पाकिस्तान है। अपनी तरह से मैं 100% ही जाऊंगा। आगे पर अल्लाह पाक की है कि जाहिर बात और भी बड़ी दुनिया इसमें लगी हुई है, बिल्कुल बड़े सालों से लोग कर रहे हैं। को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ करते रहे हैं? जो ट्रेनिंग आप करते रहे, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या होता रहा? मैडम, वैसे तो एक्सरसाइज तो रेगुलरली मैं कर रहा था ना, लेकिन प्रोफेशनली तौर के ऊपर मेरे उस्ताद हैं आसिम शराजी साहब। ठीक है। वो मुझे जब मिले ना, तो उन्होंने एक निखार ही मेरे अंदर ले आए। अच्छा। ठीक है। तो बड़े जबरदस्त कोच हैं, उनकी वजह से ये टाइटल मैं कहूँ ना, अगर मैं जीत सका हूँ, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने मुझे, ये सबसे बड़ी बात है जी, ट्रेनिंग करवाई है। हालांकि मिस्टर लाहौर यहाँ आप तैयारी करें ना, तो 3 से 4 लाख रुपया वो लेते हैं आपसे 3-4 महीनों का। ठीक है। तो उन्होंने मुझे फ्री कोस्ट मुझे किया, और ऐसे मेरे ऊपर तवज्जो दी है कि मैं खुद अपने मील मुझे भूल जाता, मुझे फोन करते हुए मील खा दी, कोई एक्सरसाइज करनी हूँ, जल्दी आ। ठीक है। वो फोर्सफुली मुझे कर रहे थे, इनमें उनका बड़ा हाथ है। ठीक है। अच्छा वसीम, अभी ये जो टाइटल आपने जीता है, काफी मिसकंसेप्शन हम देख रहे हैं, मिस्टर टाइटल जीता है या मास्टर टाइटल जीता है आपने? सर, इसमें मैं आपको ना बता देता हूँ कि 3 कैटेगरीज होती हैं। एक इसमें ना जूनियर होता है, जूनियर क्लास होती है, जो 22 साल से कम एज के लड़के हैं ना, वो जूनियर में आते हैं। ठीक है। वो जो जीतेगा टाइटल वो भी मिस्टर लाहौर का होगा, लेकिन वो जूनियर होगा। ठीक है। उससे जो अगली कैटेगरी है वो है मिस्टर लाहौर, वो होगी। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है मास्टर लाहौर, जो 40 एज से प्लस होते हैं। आपको पता 40 एज में जाके तो लोगों से चला नहीं जाता, तो एक्सरसाइज किसने करनी है? तो सर इसलिए 3 कैटेगरी है। कैटेगरी जो टाइटल है वो सेम लेवल का है, लेकिन वो कैटेगरी 3 बनाई है। तो आपकी कितनी उम्र हो चुकी है? मेरी 40+ है बॉस। 40+। कहते कि खवातीन अपनी उम्र छुपाती है, लेकिन उन्हें भी 40+ का है। लेकिन बहरहाल बहुत खूब। अच्छा, जैसा कि माँ बाप बड़े कंसर्न होते हैं या बीवियां बड़ी कंसर्न होती हैं अब सेहत को लेकर, मैं अगर कोई अपनी मील मिस कर दूं या कभी थोड़ा सा हैक्टिक मेरा काम हो जाए, तो मेरी अम्मा तो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं कि भाई नींद पूरी कर लो, सो लो, खाना खा लो। तो आपके घर से भी आप डबल शिफ्ट कर रहे थे, डबल काम कर रहे हैं, ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटीज भी अलग है, एक्सरसाइज भी हो रहा है, जिम भी हो रहा है, फिर वेट भी जो खाने पीना का है वो भी ख्याल रखा जा रहा है। तो घर में नहीं कभी इस तरह से हुआ कि भाई इतना ही एक्सर्शन कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ी ब्रेक ले लो, या क्या करना है? वो आपकी बात ठीक है। पेरेंट्स तो मेरे फादर हो गई है उनकी, तो मेरी वाइफ थी। जब डेफिनेशन में गया ना, आपने देखा ना मेरा फेस कैसे वो श्रेड हो गया, तो तब वो कह रहे थे कि यार अब बीमार लग रहे हो, क्या हो गया यार, छोड़ दो इसको, क्या आपने इसमें से निकालना है। अब क्या कहती हैं? अब सारी बात, अब जब सारे लोग ऐसे दे रहे हैं मुबारकबाद, बड़ी खुश होती है, प्राउड फील करती है मेरी वाइफ। मेरे भाई हैं वो बड़ा प्राउड फील करते हैं। लेकिन जब पहले मैं स्ट्रगल कर रहा था ना, तो तब वो मुझे कह रहे थे असल में एफर्ट जो होती है उनको कोई रिगार्ड नहीं मिलता, जब अचीवमेंट होती है उनको आपको पता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा वसीम, मुझे बताएं इंडिविजुअली आपने ये मुकाबला आप लड़े हैं या डिपार्टमेंट की तरफ से लड़े हैं?
नहीं सर, ये डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं था, ये वैसे आमतौर पे हुआ है, लेकिन अभी नेशनल गेम्स आ रही हैं, उसके अंदर मैं डिपार्टमेंट की तरफ से जाऊंगा। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि प्रॉपर सपोर्ट दी जाएगी, और आप कहां तक देख रहे हैं फ्यूचर इसका? क्योंकि बाहर भी हम देख रहे हैं इंटरनेशनली बहुत ज्यादा मुकाबले हो रहे हैं, पाकिस्तानी एथलीट्स जा रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं, तो डिपार्टमेंट इस पर भी कुछ काम कर रहा है? तो ये तो अब सीटीओ साहब ने कहा तो है कि वो मेरी सपोर्ट करेंगे, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो मेरी सपोर्ट करेंगे तो मैं इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकूंगा। अच्छा, 40 प्लस हैं और अभी आपने बोला कि जब 40 प्लस होते हैं तो बहुत सारे मसले मसाइल इस एज के लोगों को वैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हमारी जो ग़िज़ा है, जो लाइफस्टाइल है, वो वैसे ही कुछ ठीक नहीं है, उतना हेल्दी नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, जिस तरीके से आप क्लीन डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मास्टर लाहौर का टाइटल ही आपने जीतना है तभी आपको एक्सरसाइज करनी है, तभी आपको डाइट फॉलो करनी है। तो कुछ टिप्स भी देखने वालों को दीजिए जो फिट होना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं। मैडम, ये बॉडी बिल्डिंग ना एक बड़ा मिसकंसेप्ट है लोगों के माइंड में कि जो जिम में जाएगा वो बॉडी बिल्डर बन नहीं जाएगा। हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं है, वो तो आपने अपनी फिटनेस के लिए जाना है। जिम में अगर 100 लोग जाते हैं तो कंपटीशन 1 या 2 खेलता है मैक्सिमम, बाकी नहीं सारे खेलते। तो अगर ये भी कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जी आपने फिट रहना है तो आप जिम में जाएं। हर बंदा अगर 30 से 40 मिनट डेली वॉक करे और अपना खाना सिंपल रखे, आप जुबान का टेस्ट ज्यादा ना लगाएं, तली हुई चीजें ना खाएं, तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ये नहीं कि आपने प्रॉपर कार्ब प्रोटीन की डाइट ही लेनी है, सिंपल डाइट अपनी कर लें, सादा ग़िज़ा, घर का खाना और 40 मिनट वॉक करें। अब कुछ लोग ये कहते हैं जी मेरी तो ये जॉब है, मैं तो सीढ़ियां चढ़ता हूँ पता नहीं 500 दफा। नहीं, ऐसे नहीं। तो कुछ खवातीन कहती हैं तो घर का काम करते हैं, एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? नहीं, उसमें ना माइंड कनेक्शन नहीं बनता आपका। जब आप वॉक करेंगे ना एक प्रॉपर टाइम निकाल के, तो आपका माइंड कनेक्शन होगा। आप फील करेंगे कि 20-25 दिन बाद ना जब आप वॉक नहीं ना करेंगे तो आपको थकावट फील होगी, चाहे आप काम कोई करें दिन में या ना करें। अगर आप फुल भी थके होंगे ना, आप वॉक करेंगे 40 मिनट तो आप रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है। अच्छा वसीम, जो कलीग्स आपके साथ मौजूद हैं उनमें भी कोई बॉडी बिल्डर्स हैं, उनका कोई शौक हो, वो अगर आपसे इंस्पायर हुए हैं, वो आपको ज्वाइन करना चाहते हो, या वो आपके इस प्रोफेशन के बारे में मजीद क्या कहते हैं? सर बॉडी बिल्डर तो और भी लड़के हैं, लेकिन ना वो कंपटीशन नहीं खेलते। अच्छा, वैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलरली। हाँ जी सर, असल में ना कंपटीशन में बहुत ज्यादा पेचीदगियां होती हैं। एक तो अच्छे आपको कोचेज नहीं मिलते, फिर इसके ऊपर एंड पे जाके ना 3-4 जो महीने होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा लोग इसको अवॉइड करते हैं कि यार वो डाइट आपको पता है बिल्कुल बॉयल वाटर ड्रॉप, सोडियम ड्रॉप हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। ये वजह होती है। ठीक है, तो अभी आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर में, इसको कंटिन्यू करेंगे? क्या आपने अपने ज़हन में रखा हुआ है? मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबले के लिए जाएंगे? बाहर कोई इवेंट्स अगर होते हैं, अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है, हमारे चैनल पे भी बहुत लोग देख रहे हैं, सपोर्ट करते हैं, बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, बाहर जाकर पाकिस्तान को अगर आप नाम रोशन करें, पाकिस्तान को प्रमोट करें? सर देखिए, मेरा तो पैशन है, मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ। जो आपने एक बात की ना बड़ी अच्छी, कि हमारे यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं है, हमें कोई स्पॉन्सर नहीं करता। देखें आपके चैनल पे मैं आ गया हूँ तो सब ने मुझे मुबारकबाद दे दी, यार बड़ा अच्छा काम किया, शाबाश यार, वेल डन। अब किसी ने ये नहीं देखना कि सपोर्ट नहीं किसी ने करनी। अगर कोई स्पॉन्सर मिल जाए तो लड़के ऐसे ऐसे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ। मुझे अगर स्पॉन्सर कर दिया जाए मैं तो पाकिस्तान के लिए भी जाऊंगा। उसके अलावा जो भी टाइटल होगा मेरी कोशिश होगी टाइटल विन करूं, लेकिन आज जाके बात खत्म हो जाती है फाइनेंशियली तौर पे। That's amazing। बहुत शुक्रिया वसीम अरशद, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, अपने शौक के बारे में, अपने ख्वाब के बारे में, अपने जो ख्यालात थे, जो मेहनत इन्होंने की है वो बहरहाल रंग लेकर आई है, तो वो सारे जज्बात भी शेयर कर रहे थे। बिल्कुल, खाने पीने की भी जिस तरह से हमने उनसे डिस्कस किया, उनका यही कहना था कि ये लाजमी नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने कोई कंपटीशन लड़ना है तब आप एक्सरसाइज करें या आप डाइट का ख्याल रखें। तो डाइट से ही रिलेटेड एक और न्यूज है हमारे पास, जो कि कश्मीरी बाकर खानी है आई गेस। बिल्कुल जनाब, कश्मीरी बाकर खानी चाय के साथ डबोकर इस्तेमाल की जाए तो कितनी अच्छी लगती है, लेकिन शर्त यह है कि चाय भी कश्मीरी हो या कोई भी हो। बहरहाल रिपोर्ट जनाब देखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। हमारी ये जो है जी कश्मीर की सौगात है, बकरहानी, कुलचा और ये रोटी, ये कश्मीर में ख़ासकर इस बाज़ार में ये चीज़ मशहूर है। ये बकरहानी है, ये बकरहानी बाहर के मुल्कों में भी बहुत अक्सरी से जाती है और कई लोग जो है तोहफे के तौर पे भी अक्सरी से हफ्ते में 3-4 बार भेजते हैं। ये बकरहानी का मरकज़ है, ये मेन बाज़ार।
अब बात ये जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो बकरहानी खाने बगैर हमारे शहर से इसका जायका चखने बगैर कभी भी नहीं जाते। ये मैदा होता है, घी होता है, तो और हमारी मेहनत होती है। हमारे शहर में एक नाबाद चीज़ है, अलग हुक्म से इंशाल्लाह इसके पीछे दुनिया जो है ना झूम के आती है। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से, ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस जो है वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपनी हेल्थ के हवाले से बहुत ही कॉन्शियस नहीं होते हैं जब तक मर्ज इतना बढ़ नहीं जाता और तकलीफ स्टार्ट नहीं हो जाती कि वो कंट्रोल में ना रहे, काबू में ना रहे। प्लस फिर हमारे यहाँ इन पाकिस्तान हमारी सोसाइटी में हम रेगुलर टेस्ट या रेगुलर चेकअप करवाने के कायल नहीं है, डॉक्टर्स के पास हम नहीं जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दिल की सेहत के हवाले से, दिल के अमराज के हवाले से, और हमारी जो एक्टिविटीज हैं, बिल्कुल जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो हम लाइफस्टाइल की अगर बात करते हैं, हमारा खाना पीना, नो फिटनेस, कोई एक्सरसाइज हम नहीं करते, जंक फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तली हुई जो चीज़ें हैं, जैसे हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे, अगर हम मछली भी खाते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम शोरबे वाली मछली खाएं, उसको इतना ऑयली कर लेते हैं कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं उनको भी हम फिर नुकसान वाली साइड पर ले जाते हैं। और अनवर जरूर बात करेंगे कि जो यंग लोग हैं उनमें जो कार्डिक अरेस्ट के जो मामला हैं उसकी क्या रीज़न है, जो कि देखने में अक्सर सुना है कि जी बहुत फिटनेस फ्रीक भी थे, फिटनेस का ख्याल भी रख रहे थे, क्लीन फूड भी खाते थे, और उसके बावजूद हार्ट हेल्थ के इश्यूज होना काफ़ी शॉकिंग है आज के दौर में। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, मैक्सिमम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शाहिद इकबाल माहिर अमराज दिल हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले कि कितने शॉकिंग फैक्ट्स हैं इन पाकिस्तान, जो दिल के जो अमराज हैं वो बढ़ने की जो रीज़न है क्या है, और कितना इजाफा इसमें दिन ब दिन होता जा रहा है? देखिए, सबसे पहले आप बिल्कुल सही फरमाया कि पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ते हुए अमराज़ जो दिल के अमराज हैं, ये इसमें तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है, जो कि एक वबा की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। ये बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इसमें जो मेन बुनियादी वजह है वो हमारा है गैर मियारी तर्ज ज़िंदगी और गैर मतवाज़न ग़िज़ा। अब इस पर बात करें कि गैर मतवाज़न जो है ग़िज़ा है, उसमें हमारा चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल और फैट का इस्तेमाल बहुत बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, और जंक फूड का इस्तेमाल जो है कि हमारे यंगस्टर्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है, लोग उसको यूज़ करते हैं, जो कि आई थिंक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और तो डॉक्टर साहब 30वें नंबर पर हम पहुंच चुके हैं, इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या करना चाहिए? हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें डाइट अपनी बेहतर करने की ज़रूरत है, अपनी जो एक रूटीन है खाने पीने के हिसाब से, हमारे जो पोर्शंस हैं, जिस तरह हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जो मील्स हैं वही ठीक नहीं है। बिल्कुल, आई थिंक इस पर हमें बहुत संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि अपना जो तर्ज ज़िंदगी, इस पर सादा तर्ज ज़िंदगी को अपनाएं, और उसमें जैसे कि वर्जिश को अपनाएं। बाहर के मालिक में लोग पैदल चलने को एक हेल्दी एक्टिविटी समझते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको बहुत ही मायूब समझ लगता है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट जो है उस तरह से है कि हम लोग पैदल चलने को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, हालांकि बहुत हेल्दी एक्टिविटी। एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, थोड़ा सा कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं। बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे जो एक्सरसाइज करने के बिल्कुल कायल नहीं होंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी नानी की बात कर लेती हूँ, अपने दादी की बात कर लेती हूँ, जो इमेज उनकी मेरे जहन में अभी है। बोथ डाई एट द एज ऑफ 90 और दे वर फिट। और फिर ये वो लोग थे जो वॉक भी नहीं करते थे, जिम भी नहीं जाते थे, और हमने यही सुना है कि वो हर चीज़ खाते थे, दही किलो किलो नाना जान खा जाया करते थे, अच्छी ग़िज़ा होती थी, गोश्त का भी इस्तेमाल होता था। और अब की जो हमारी जनरेशन है वो एक्सरसाइज भी करती है, क्लीन फूड भी खाती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उम्रें उस तरीके से तवील नहीं है। तो किस तरीके से इस बात को ऑब्वियसली जस्टिफाई भी करना है, हम तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो नहीं समझते। वो कहते हैं कि अगर खाना छोड़ेंगे तो दैट मीन्स कि भाई वो तो फिर हम तो मर ही जाएंगे, हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा अगर खाना भी बंद हो गया। तो क्या आप कमेंट करेंगे? आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंट चीज़ों का इसमें रोल, जैसे कि एक तो माहौलियाती तब्दीलियाँ आई हैं जी, और दूसरा कि प्योरिटी। हमारे यहाँ अभी भी चीज़ जो है वो खालिस उस तरह से नहीं मिलती। अगर आप खालिस चीज़ यूज़ करेंगे तो उसके नुकसान फिर भी कम होंगे। तो चूँकि हमारे यहाँ ये चीज़ें वो उस तरह से इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी, और एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन, आप देखें पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज इस वक्त हिटनेस पे है,
और तो ये भी रीजंस हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, पहले जैसे कहा जाता था कि देसी घी का इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दिल के अमराज उससे स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो रिसर्च है, लेटेस्ट रिसर्च है, उसमें तो यही हमें बताया जा रहा है कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें, जो दूसरा ऑयल है वो ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि देसी घी जो है वो कंपैरेटिवली, लेकिन ये एक बात मैं बताता चलूँ कि इसके भी उतने ही नुकसानात हैं, लेकिन ये है कि इसके अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बैड कोलेस्ट्रॉल। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो अब जो बनस्पति घी हम लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं, जी जी, उनमें वो मिकदार ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसकी इसमें से फ़ायदे, अगर आप बहुत ही कंट्रोल पोर्शन के अंदर इसका यूज़ कर रहे हैं, साथ आपकी एक्टिविटी बहुत हेल्दी है, आप वर्जिश भी रेगुलरली कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल ठीक कर रहे हैं, 8 घंटे की एक नींद पूरी कर रहे हैं, अपनी डीप स्लीप अपना वो भी कर रहे हैं, और ओवरऑल जो है मेंटेन कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाली ग़िज़ाएं कौन सी हैं, उसकी वजूहात कौन सी है, और दिल की नालियों में जो क्लॉटिंग अगर आम जबान में हम लोग बात करें तो वो कब होती है, उसके रीजंस क्या है? देखिए, मुरगन ग़िज़ाएं, जिसमें आपको पता है आजकल लाहौर के अंदर आपको पता है नाश्ते का बड़ा ट्रेंड है जी, तो वो जब तक घी में प्रॉपर उचड़ नहीं रही तो उसको मजा नहीं आता, जायके के लिए लोग करते हैं, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ये मुरगन ग़िज़ाएं और ये जो आपका बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स भी लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम मक्खन की बात करें, देसी चीज़ें हैं, इनकी अफादियत भी यकीनी तौर पर है, बट अगेन क्वांटिटी जब तक हम एक लिमिट में नहीं रखेंगे, क्वांटिटी किसी भी चीज़ की बढ़ाएंगे नुकसान तो होगा। अब हम आजकल देखते हैं कढ़ाइयाँ भी हैं, तो मक्खनी कढ़ाई, तो मक्खन को किस तरह से आप समझते हैं, मक्खन कितना बेहतर है हमारे लिए? देखिए, वही बात है कि गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल का जिक्र हो रहा है जी, तो जो जितने भी आपकी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपका मक्खन की बात की है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली गुड कोलेस्ट्रॉल कंपैरेटिवली जो है वो बेहतर होता है, लेकिन इसके नुकसान तब भी हैं अगर आप बहुत ही कंट्रोल पोर्शन के अंदर आप इसका जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात, अगर आप गुड कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं लेकिन साथ एक्टिविटी नहीं कर रहे तो फिर नुकसान जो है वही उसी तरह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये यंग लोगों में जो कार्डियक अरेस्ट के मामला हम देखने के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर इसका बढ़ता चला जा रहा है, इसकी क्या रीज़न है? तो देखने में इनिशियली ऐसा लगता है कि भाई यंग है, नौजवान है, फिटनेस फ्रीक भी हैं और जिम भी जा रहे हैं, क्लीन डाइट भी खा रहे हैं, और उन लोगों में कार्डियक अरेस्ट होना क्या वजह? वही बात है, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि एक तो यंगस्टर के अंदर एक और बड़ी चीज़ है वो डिप्रेशन है। अच्छा, आजकल पता है इकोनॉमिकल सिचुएशन इस तरह की है कि हमारा जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। इसके अलावा अनहेल्दी इन्वायरमेंट, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, और उस तरह से लैक ऑफ स्लीप और जंक फूड, ये सब चीज़ें आई थिंक अपना रोल अदा करती हैं इसके अंदर। और फिर ये कि एक मरूसी भी होती है, हमारी ख़ानदान में चली आती है कुछ लोगों में, फैमिली में। अगर आप आमतौर पे मर्दों में 55 साल से पहले ही बीमारी नहीं आती, नॉर्मल जिसका पैटर्न है, लेकिन 55 से पहले आ रही तो उसे हम कहेंगे प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, ये वक्त से पहले आने वाली बीमारी है, और ख़वातीन में 65 से पहले नहीं आती। लेकिन आप आजकल देख रहे हैं कि ट्रेंड बदल रहा है, आप अर्ली 30s के अंदर 40s के अंदर जो है वो हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम देखते हैं आम प्रैक्टिस है, अगर हम लेबर तबके की बात करें या किसी भी तबके की बात करें, वैसे भी जो लोग हैं, बहुत ज्यादा लोगों की कोशिश होती है वो खाने के ऊपर नमक अलग से डालकर खाते हैं, वो कितना ज्यादा नुकसानदेह है? देखिए, नमक का इस्तेमाल जो है इसकी एक खास क्वांटिटी होती है कि आप उसमें एक टेबल जो आपका टीस्पून है, आप उसमें मैक्सिमम 1 या 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते। ठीक है, जो नमक है जिसमें पानी जमा करता है और ब्लड प्रेशर को जो है ये बढ़ाता है। और हमारे यहाँ चूँकि इसका एक ऐसी मिथ है कि वो कहते हैं ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा भी है तो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये अगर ब्लड प्रेशर लो हो तो फिर आप थोड़ा सा नमक पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डिफरेंशिएट किस तरह की तरीके से किया जाएगा? अक्सर लोग कहते हैं कि उनको हार्ट पिंच कर रहा है या बड़ी बारीक सी जो सुई चुभने की तकलीफ है वो महसूस हो रही है, और वो कुछ सेकंड्स के लिए होती है, फिर ये नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं कि गैस हो जाती है या खाना खा लिया, हाजमा नहीं हुआ, उससे रिलेट कर देते हैं क्योंकि फिर वो चंद सेकंड्स के बाद खत्म हो जाती है। तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? और जब हार्ट पिंच करें मामूली सा भी, तो क्या ये कोई इंडिकेट कर रहा है किसी बीमारी की तरफ? जैसे हार्ट पिंचिंग की बहुत सारी कॉजेज हैं। एक तो ये कि पट्टे का खिंचाव आना, आजकल सर्दियों का मौसम है तो आप जो लोग अपनी चीज़ों को प्रॉपर सही गर्म कपड़े का इस्तेमाल नहीं करते, उनमें पट्टों का खिंचाव हो जाता है। मैदे की तेजाबियत, जिस तरह स्पाइसी फूड बहुत खाते हैं हम लोग, और फिर लेट नाइट फूड का इस्तेमाल बहुत बढ़ता जा रहा है। और जो हार्ट की जो प्योर कार्डिक दर्द पेन होगी, उसमें ये कि आपका एक तो पूरी छाती में होगी, जकड़न होगी, सीने में दबाव होगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, और उसको लेफ्ट आर्म और अपर जा के अंदर जो है वो आपको प्रॉपर स्क्वीजिंग पेन होगी, टाइटनेस की, वो नाकाबिल बर्दाश्त होगी। और अगर ऐसी पेन है जो सांस लेने से कम ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब को पट्टे का खिंचाव है। और अगर खाने उसका तेजाबियत वाली होगी तो वो भी आपको उसको बहुत ज़्यादा। किस तरह से इसको काउंटर किया जाए उस वक्त, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो लोग उस वक्त फिर क्या करें? एम्बुलेंस के आने तक फौरी तौर पर। एग्जैक्टली।
देखिए हमारे यहाँ क्योंकि नेशनल एम्बुलेंस सर्विस का उस तरह से सिस्टम मौजूद नहीं है जिसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर आपको इस तरह में से इनमें से कोई भी एक अलामात अगर आपको महसूस हो तो फिर आप ये कि वो खांसी करते हैं लोग खुद से, गहरी गहरी खांसी लेके ताकि उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करनी चाहिए कि करीबी जो भी हम हॉस्पिटल अवेलेबल है फौरी तो वहाँ जाएं और चेकअप कराएं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद इकबाल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। हमें अपने जो खाने पीने की चीजें हैं, जंक फूड है, जो तली हुई चीजें हैं, उनका इस्तेमाल कम करना है, अपनी रूटीन ठीक करनी है और एक्सरसाइज की तरफ भी आना है। बिल्कुल, प्रोग्राम में वक्त हुआ इसके साथ ही ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ क्रिकेट के हवाले से भी तस्करा करेंगे, चर्चा करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर है जहां पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच आज कराची में खेला जाएगा और हम देख रहे हैं कि शाहीन सीरीज अपने नाम करने के लिए काफी पुरज़्म दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नबीहा पहला मैच पाकिस्तानी टीम जीत चुकी है और जो कीवीज हैं वो भी शिकस्त का हिसाब बराबर करने के लिए यकीनी तौर पर बेचैन। बिल्कुल, ये मैच शुरू होगा नाजरीन आज 2:30 पर 2:30 बजे। पाकिस्तान ने पहले मैच में तो न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। 49वें ओवर में पाकिस्तान ने ये जो टारगेट था वो अचीव किया और पाकिस्तान को सीरीज में अब 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और इस मैच में जो पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह हैं उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमने देखा कि 5 विकेटें हासिल की, जबकि जो ओपनर फखर जमान थे उनका ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जब आपकी कंट्रीब्यूशन होती है जीत में तो फिर बड़ा अच्छा महसूस होता है। उम्मीद करते हैं कि आज भी फखर जमान को यही कहने का मौका मिलेगा, अच्छा परफॉर्म करेंगे। कप्तान बाबर आजम को भी बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और उनसे भी बड़ी रिजवान ने भी दोनों ने निस्फ सेंचुरी की थी उस मैच में। बिल्कुल, और आज के मैच पर बात करते हैं। इसके साथ जो इतलात आ रही है अनवार वो ये कि मिकी ऑर्थर जो है पाकिस्तानी टीम की हेड कोच की हैसियत से काम करना अब किस्सा माजी हो चुका है। उनका अप्रोच इस तरह से पाकिस्तानी बोर्ड कर रहा था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। तो क्या सिलसिला होने वाला है टीम के हवाले से? और भी इशू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां हम देख रहे हैं कि मिसबाउल हक को ये लग रहा है कि बाबर आजम को कमजोर किया जा रहा है और ये हो सकता है कि बाबर आजम से कैप्टनसी वापस ले ली जाए। इन सब खबरों में कितनी हक है इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो हम वनडे मैच जीते हैं, ओवरऑल हमने अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत अरसे बाद ये देखने में आया कि बैटिंग लाइन भी चली है, बॉलिंग लाइन भी चली है, एक बैलेंस टीम थी, बैलेंस विन था। आप आज क्या देख रहे हैं? टीम में कोई तब्दीली तो नहीं होगी आज? जी अनवार साहब, मुझे बज़ाहिर ये लग नहीं रहा कि टीम में कोई चेंज होगी क्योंकि पिछला मैच पाकिस्तान ने 11 गेंदें पहले आसानी से जीत लिया था। लेकिन एक तरफ हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप देखें कि नसीम शाह ने 5 विकेटें ली, बाबर आजम ने 50 किए, फखर जमान ने 50 किए। फिर सरफराज के पाकिस्तान टेस्ट टीम में आने के बाद आप देखें कि जो प्रेशर मोहम्मद रिजवान पर बिल्ड हुआ था उन्होंने भी 77 नॉट आउट रन बनाए और पाकिस्तान को जीत से हमकिनार किया। लेकिन उस पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस के साइडलाइंस पर आप देखें बहुत सारी चीजें चल रही हैं। रमीज राजा शोर मचा रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, मिकी आर्थर का मामला चल रहा है, बाबर आजम के हवाले से मगोइयां चल रही हैं। बल्कि अनवार साहब एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज आपसे अपने तजर्बे के हवाले से शेयर करूं। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कहने लगे कि यार आपकी क्रिकेट में इतनी कंट्रोवर्सीज होती हैं कि अगर मैं पाकिस्तान में जर्नलिज्म कर रहा होता तो मल्टी मिलियनर होता। तो कहने का मकसद है कि हमारी जो ग्राउंड में क्रिकेट हो रही है वो तो हमारे 22 करोड़ लोग देख रहे होते हैं, लेकिन साइडलाइन पे जो मामला चल रहे होते हैं वो काफी अनफॉर्चुनेट है। खासतौर पर पहले वनडे से 2 दिन पहले जिस तरह शान मसूद को नायब कप्तान अनाउंस किया गया और फिर मैच में उनको ना खिलाकर एक हमने अननेसेसरी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की, मेरे ख्याल में इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। जो फैसला है वो पूरा उसका मलबा बाबर पर जा रहा है कि वो बाबर का ही टोटली डिसीजन था शान को उस मैच में, कल के मैच में ना खिलाना। नबिया देखिए, जब आप हार का डिस्क्रेडिट कप्तान को देते हैं तो जीत का क्रेडिट जब कप्तान को देते हैं तो डिस्क्रेडिट भी कप्तान को जाता है। लिहाजा बाबर आजम तो खुद मुख्तार है कि वो फैसले करें कि उन पे क्रिटिसिज्म, जब टेस्ट सीरीज हम हारे इंग्लैंड से
उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट में हमें टफ टाइम दिया, तो बाबर आजम क्रिटिसाइज हो रहे थे। तो लिहाजा बाबर आजम अब एक तरफ तो पाकिस्तान की सर्वाइवल की जंग लड़ रहे, दूसरी तरफ जिस तरह अभी अनवार साहब कह रहे थे कि उनको कप्तानी से हटाने की भी बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि 3 मुख्तलिफ फॉर्मेट में 3 मुख्तलिफ कप्तान होंगे, तो बाबर अपनी सर्वाइवल की भी जंग लड़ रहे। तो मेरे ख्याल में बाबर जितना बड़ा प्लेयर है, इतना एसेट है पाकिस्तान क्रिकेट का, हमें बाबर आजम को भी थोड़ा सा, लेकिन माजिद साहब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि बाबर, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बाबर मिसबा के स्टेटमेंट को अगर हम थोड़ा सा परे रख लेते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो भी साजिश हो रही है बाबर आजम की लेके उनको फॉर्मेट की कप्तानी से हटाया जाए, दूसरी जानिब आप ये समझते हैं कि कप्तानी बाबर के पास होनी चाहिए तीनों फॉर्मेट्स की, या किसी और के पास जानी चाहिए ताकि वो अपनी बल्लेबाजी पर पूरा फोकस करे? और कोई ऑप्शंस हैं हमारे पास? चाहना एक अलग बात है, चाहत अलग बात है, लेकिन होना क्या चाहिए? फैक्ट्स की बात करते हैं। देखिए नबिया, वो कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तो मेरे और आपके कहने से इतना फर्क नहीं पड़ता। जो डिसीजन मेकर है, बल्कि आपके ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं है फिरोजपुर रोड, फिरोजपुर रोड पे जो पाकिस्तान क्रिकेट की किस्मत के फैसले होते हैं, उन्हीं लोगों पर ये मुनसर है। लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम को अननेसेसरी हमें छेड़ना नहीं चाहिए। हमने इस तरह माजी में 2019 में सरफराज को अचानक कप्तानी से हटाया था। एक हमारी सेट टीम थी, तीनों फॉर्मेट्स में आप देखें पाकिस्तान टीम बिखर गई। अब 3 साल में बाबर आजम गिरे, उठे, लड़खड़ाए, लेकिन अब बाबर आजम एक हमें पॉलिश और एस्टेब्लिश कप्तान नजर आते हैं। मेरे ख्याल में हमें प्लेयर की कदर करनी चाहिए। बाबर आजम को इस वक्त छेड़ना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी एक अच्छा साइन नहीं होगा। भट्टी साहब, यही आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। कुछ स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक शख्स है जो पीसीबी में जो खुलेआम ये कहता फिर रहा है कि बाबर को मैं तीनों फॉर्मेट की जो कैप्टनसी है उससे निकलवा कर ही रहूंगा। तो इस तरह जब टीम अच्छा परफॉर्म करती है, एक कैप्टन हमें बड़े अरसे बाद मिला है, बाबर की अगर अपनी परफॉर्मेंस देखें वो भी बहुत अच्छी है, तो फिर आप इस तमाम तर मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ बाज लोग वो बातें कर रहे होते हैं, बड़के मार रहे होते हैं बड़ी बड़ी, जिनका इससे लेना देना नहीं होता। ये टोटल डोमेन जो है वो नजम सेठी साहब का है। नजम सेठी साहब पास्ट में भी पीसीबी में चेयरमैन रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं, सहाफी बहुत बड़े, एनालिस्ट बहुत बड़े, लिहाजा उनको पता है कि मामलात को किस तरह लेके चलना है। मेरे ख्याल में सेठी साहब को चाहिए कि अब वो ड्राइविंग सीट संभाल ले। जो दाएं बाएं से लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज नहीं है, बल्कि रमीज राजा को भी चाहिए कि रमीज राजा को अगर एग्जिट मिल गया है तो रमीज राजा को भी चाहिए कि अब खामोशी से बैठ जाए। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में हमने अपनी 3-4 दहाइयों में जितनी जर्नलिज्म हमने की है, हमने देखा है कि क्रिकेट टीम कितनी भी अच्छी परफॉर्म कर रही हो, क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो हुकूमत की आशीर्वाद के साथ आते हैं। जी। रमीज राजा साहब इमरान खान साहब की आशीर्वाद से आए थे। क्रिकेटर होना एक अलग चीज है, पीसीबी की चेयरमैनशिप जो है वो क्रिकेट की समझबूझ होना जरूरी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उससे क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है। तो मेरे ख्याल में रमीज राजा को भी चाहिए कि इससे देखिए, ये जो बयानबाजी हो रही है सोशल मीडिया पर आजकल, 2 मिनट में मैं और आप जो बात करें, थोड़ी देर में बहुत सारे क्लिप्स इसके भी वायरल हो जाएंगे। तो जब हमारे खास तौर पे पड़ोसी मुल्क में ये चीजें जाती हैं तो वो खुश भी होते हैं और वो मजाक भी उड़ाते हैं कि यार ये पाकिस्तान तो कहता है कि हम तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेंगे, इस साल पाकिस्तान एशिया कप कराने की बातें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। तो मेरे ख्याल में सेठी साहब को चाहिए कि ड्राइविंग सीट पर आए और वो जो चेमगोइयां और जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, एक बार मीडिया के सामने आकर उन सब की वजाहत कर दे और बाबर आजम को सपोर्ट करे। ठीक है भट्टी साहब, आज के मैच की प्रेडिक्शन आपसे ले लेते हैं। टॉस कितना हम किरदार अदा करेगा आज के मैच के हवाले से, और कितनी स्ट्रांग और फॉर्म में दिखाई दे रही है टीम आपको? देखिए नबिया और अनवार साहब, मैं आपसे को 1100-1200 किलोमीटर दूर हूँ। ये इस वक्त जो मैंने जैकेट पहनी हुई है, यकीन करें इसमें भी हल्का सा पसीने का एहसास हो रहा है। तो कराची में गर्मी तो नहीं है, वो सॉरी सर्दी नहीं है, हल्का सा गर्मी का एहसास हो रहा है। और कल रात हल्की सी धुंध हमने देखी थी, थोड़ा फॉगी वेदर था आज सुबह, लेकिन टॉस डेफिनेटली पिछले मैच में भी मैटर किया था। अगर पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया
तो मुझे लग रहा है कि फिर पाकिस्तान चेस की तरफ जाएगा। लेकिन एक थोड़ा सा मुझे क्रिकेट बोर्ड से एक हालात भी ऐसे थे कि 15 तारीख को कराची में बलदियाती इलेक्शन होने, इसलिए ये मैचों का शेड्यूल ऐसा रखा गया कि सारे मैच जो है वर्किंग डे पे हो रहे हैं। आज भी आप देखिए वर्किंग डे है, पीर के दिन भी वर्किंग डे था और जुमे को जो तीसरा मैच होना है वो वर्किंग डे। तो मेरे ख्याल तमाशाइयों का ना आना एक जहां उनको मुश्किलात है, तो एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि लोगों को ऑफिस से मैच देखने के लिए आना पड़ता है, लिहाजा क्रिकेट बोर्ड को इस चीज को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि जो बाबर आजम है, नजम सेठी को अब ये चाहिए कि वो फ्रंट फुट पर आए, बाबर को डिफेंड करें, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत टाइम लगा है एक कैप्टन को जिस तरह से बाबर परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी अपनी जो परफॉर्मेंस है, तो बाबर को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। खैर आगे बढ़ते हैं और अभी वायरल वीडियो शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। एक मछली की जो तस्वीर कुछ सामने आई है सोशल मीडिया पर, वो आपसे शेयर करते हैं। इस मछली को शैतानी मछली कहा जा रहा है। ये अपनी नौइयत की मछली बिल्कुल पहली ये मछली है। वैसे आई थिंक दैट इज वेरी क्रूअल। मछली को शैतानी मछली करार दे दिया गया है क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं या देखने में इट लुक्स हॉरिबल, लेकिन इससे गलत मलत बातें जो हैं वो भी निकाली जा रही है। भेड़िया मछली कह रहा है कोई, शैतानी मछली कह रहा है। बहरहाल ब्लू ग्रे कलर की ये मछली, और कहा यह जा रहा है कि इस तरह की जो मछली है ये पहली बार ऐसा हुआ। और समंदर की तह में न जाने नबिया कितने ऐसे जानवर मौजूद हैं, कितनी ऐसी जो मखलूक हैं वो मौजूद हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो सकी। तो एक रूसी मछेरा, उसके हाथ की मछली लगी है जिससे भेड़िया मछली कहा जा रहा है, शैतानी मछली कहा जा रहा है, मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं। इसका जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ चुके हैं इस मछली की वीडियो पर जो शेयर की गई है इस मछेरे की जानिब से। तो बड़ी ही अजीबो गरीब, बड़ी स्केरी सी मछली है ये। बिल्कुल। और इसके साथ ही जनाब हमारे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है। प्रोग्राम में आपसे लेंगे इजाजत। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।